हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज किस चीज़ की क्लास चलेगी। भाई आज पॉलिटी में जो है नागरिकता से जो है हम लोग लगभग 150 प्लस फैक्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस उसके कर रहे होंगे भाई। और नागरिकता से 150 क्वेश्चन करने के बाद भाई नागरिकता से एक भी प्रश्न छूट जाए तो भाई बेकार है फिर पढ़ना जो है हमारा बेकार है। हर एक टॉपिक के इसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा एग्जाम एकदम पास में ना आ जाए। 2 दिन पहले मैं क्लासेस को बंद कर दूँगा। उस टाइम सिर्फ आप नोट्स वगैरह जो भी बनाएँ या फिर जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उनका रिवीजन करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई नागरिकता। नागरिकता से रिलेटेड जो भी फैक्ट, क्वेश्चंस ये सब कुछ बन रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में वो हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में क्या है भाई? नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से 11। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं भाई? 5 से 11 क्या भाई? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या भाई? सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रावधान है भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से लिया गया हुआ है, यानी कि ब्रिटेन से जो है लिया गया हुआ है, ठीक है? किससे लिया गया हुआ है भैया? ब्रिटेन से जो है क्या लिया गया हुआ है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया हुआ है भाई? ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? कि भारत का नागरिक केवल देश का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं, ठीक है? किसी देश की दोहरी नागरिकता यानी केंद्र और राज्य की अलग-अलग का प्रावधान है। तो ये कहां पर है भाई? यूएसए में। यूएसए में आपको क्या देखने को मिलेगी? दोहरी नागरिकता। स्टेट का अलग से नागरिक होगा और जो केंद्र का यानी कि राज्य का जो है और केंद्र का अलग-अलग नागरिक होगा, ठीक है? संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को संविधान नागरिकता का प्रावधान में जो है किस अनुच्छेद में थे? तो अनुच्छेद 5 में थे। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में जब लागू हो रहा था, ठीक है? पाकिस्तान से भारत प्रवर्जन यानी कि माइग्रेट करने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। अब देखो भाई इसको समझो कि संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भाई अनुच्छेद 5 में। लेकिन पाकिस्तान से जो है भारत प्रवर्जन यानी कि माइग्रेट करने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 7 में देखने को मिलता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का किसमें है? तो अनुच्छेद 8 में है। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होना ये किस अनुच्छेद में भाई? तो अनुच्छेद 9 में कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब भाई? जब वह जो है किसी भी विदेश की नागरिकता ले लेगा तो वो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है। और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी कि जो है इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 8 में है। और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए जो है वो क्या है भाई? तो अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधि के अलावा छीना नहीं जा सकता या किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 10 में। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार जो है संसदीय विधि के अलावा छीना नहीं जा सकता। ये भाई किसके हैं? तो ये अनुच्छेद 10 में बताया गया कि किसी भी नागरिक की नागरिकता तब तक उसको अधिकार है जब तक संसदीय विधि द्वारा जो है उसके नागरिकता को छीना ना जा सके। ये जो है अनुच्छेद 10 में दिया गया हो, ठीक है? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत क्या है कि भाई संसद को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? कानून बनाने के लिए अधिकार प्राप्त है। किस चीज के कानून? तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 11 में बताया गया हुआ है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है, ठीक है? नागरिकता से संबंध बनाने की शक्ति जो है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो केवल संसद के पास क्या है भाई? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है? नागरिकता का विषय संविधान की किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। किसमें आता है भाई? यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है भाई? तो वह जो है नागरिकता के विषय में संबंध में जो है
आता है नागरिकता का विषय जो है संविधान की किस अनुसूची में, तो संघ सूची में आता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित मामले भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन होते हैं, तो गृह मंत्रालय के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास क्या होता है, नागरिकता के से संबंधित मामले जो है वो किसके पास होते हैं, गृह मंत्रालय के पास। वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं, तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30। ये क्या है भाई, ये जो है केवल भारतीय को प्राप्त होते हैं, ये मूल अधिकार है भाई, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, विदेशियों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त होंगे, बाकी जो है विदेशियों को नहीं। ठीक है, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 किसे प्राप्त है, तो केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15 केवल किसे प्राप्त है भाई, नागरिकों को, कि धर्म, मूल, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये इसका निषेध जो है वो किसमें भाई, अनुच्छेद 15 में, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में अधिकार, ये भी केवल किसको प्राप्त है भाई, नागरिकों को प्राप्त है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में, ये केवल किसको प्राप्त है भाई, ये भी जो है केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को। ठीक है भाई, केवल भारतीयों को ये भी प्राप्त है। और जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में, ये केवल भाई किसको प्राप्त है, ये भी केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में दिया गया है, यह जो है किसको प्राप्त है, ये भी जो है केवल भाई भारतीयों को प्राप्त है, यह भी केवल किसको प्राप्त है भाई, यह भी केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, केवल भारतीयों को यह भी जो है प्राप्त है। ठीक है, भारत में मतदान करने का अधिकार, भारत में मतदान करने का अधिकार जो है भाई वो भी केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है भाई, भारतीय नागरिकों को वह केवल प्राप्त है। ठीक है, भारत में मतदान करने का अधिकार किसको प्राप्त है भाई, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास, संसद और राज्य विधान का चुनाव लड़ने का अधिकार किसके पास है भाई, केवल भारतीयों के पास है। अब इसको एक बार फिर से समझो, ये वाला जो है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है, ये भी केवल भारतीय को प्राप्त है। शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में, ये भी केवल भारतीय को प्राप्त है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है, तो केवल भारतीय नागरिक बन सकता है भाई। भारत का महान्यायवादी या महाधिवक्ता कौन बन सकता है, केवल भारतीय नागरिक। क्या कोई विदेशी नागरिक भारत का मौलिक कर्तव्यों से बंधा है, नहीं भाई, यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जिसमें जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। क्या भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है, नहीं, या केवल नागरिक होना ही पर्याप्त है, चाहे किसी भी तरीके से प्राप्त हो। मतलब अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है भाई, तो उसके लिए जो आप बस भारत के नागरिक हो, ये जरूरी नहीं कि आप जन्म से ही मतलब कि यहाँ पर रह रहे हो या फिर यहाँ के नागरिक हो। भाई आप विदेश के हैं लेकिन आपको नागरिकता हमारे यहाँ की प्राप्त हो गई, तो आप जो है क्या कर सकते हैं भाई, चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता की क्या शर्त है, कि व्यक्ति का जन्म से अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है भाई, मतलब जन्म से ही वो अमेरिका का नागरिक हो भाई। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए ये अनिवार्य है कि वो जन्म से ही क्या हो भाई, वहां का नागरिक हो। ठीक है, यदि किसी नए भूभाग यानी कि विदेशी क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लेता है, तो वहां के लोगों की नागरिकता क्या हो जाएगी, तो वह स्वतः ही क्या हो जाएगी भाई, भारत के नागरिक हो जाएंगे। भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ था, तो 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार पारित हुआ था। कब हुआ था भाई, 1955 में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए थे, तो भाई 5 तरीके थे। ठीक है, कौन तरीके थे भाई, 5 तरीके के जो है तरीके बताए गए थे। ये जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने यानी कि समाप्त होने के कितने तरीके, तो 3 तरीके। और प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके थे, तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से,
देशीकरण से या फिर क्षेत्र समाविष्ट होने से। ये 5 तरीके से जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया था कि इन 5 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं भाई, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्या भाई, क्षेत्र समाविष्ट होने से। ठीक है। और कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे समाप्त हो सकता है भाई? तो नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके कौन से हैं? तो स्वैच्छिक त्याग यानी कि स्वतः ही आप त्याग दो, ठीक है? और जो है बर्खास्तगी, बर्खास्तगी से या फिर जो है वांछित किया जाना है, यानी कि वंचित किया जाना है, किसी को वंचित कर दिया गया या बर्खास्तगित कर दिया गया, ठीक है? टर्मिनेशन से, ठीक है? क्या भारत में जन्म लेने वाले विदेशी राजनयिकों के बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है? क्या भारत में जन्म लेने वाले विदेशी जो है राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट्स, उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो नहीं भाई। जो भी राजनयिक होते हैं यानी कि डिप्लोमेट्स होते हैं विदेशी, उनके अगर बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो उनको जो है यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। जन्म से नागरिकता का मूल नियम क्या है भाई? तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति, 26 जनवरी 1950 को 50 को या फिर उसके बाद जो है भारत में जन्मा व्यक्ति क्या कहलाएगा? जन्म से नागरिकता का मूल नियम है, ठीक है? वंश के आधार पर नागरिकता में जो है वर्ष 1992 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि माता की नागरिकता के आधार पर भी विदेश में जो है जन्मे बच्चे को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। भाई माता की नागरिकता के आधार पर भी जो है क्या किया जाएगा? विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ये 1992 में वंश के आधार पर जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था उसमें जो है बदलाव करके ये किया गया था, ठीक है? कि अगर किसी भी माता के जो है उसके द्वारा किसी भी बच्चे का जन्म होता है विदेश में, तो माता की नागरिकता के आधार पर क्या किया जाएगा? विदेश में जन्मे बच्चे की नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है भारतीय मूल में जो है व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्ष का निवास करना होगा भाई? 7 वर्ष का। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का कम से कम निवास उसको भारत में करना होगा, तब उसको पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता मिलेगी, ठीक है? कोई विदेशी नागरिक देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसे भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा? कम से कम 12 वर्ष। भाई देशीकरण से अगर कोई लेना चाह रहा है तो कम से कम 12 वर्ष, और अगर जो है भाई किसके द्वारा जो है पंजीकरण द्वारा, तो कम से कम 7 वर्ष। कम से कम जो है 7 वर्ष, और जो है कोई देशीकरण से द्वारा जो है कोई विदेशी नागरिक है उसको देशीकरण द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसको जो कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष निवास करना आवश्यक है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति है कोई, उसको भारत में कम से कम 7 वर्ष निवास करना अनिवार्य है, ठीक है? देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए भाषा की क्या शर्त है? देशीकरण के लिए जो है भाई, उसके लिए जो है नागरिकता के लिए, सॉरी भाई, इसके लिए नागरिकता के लिए जो है भाषा की क्या शर्त है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना। 8वीं अनुसूची में जो है भाई जो भी भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें से किसी एक भाषा का जो है अच्छा ज्ञान होना, इसके लिए जो है देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए जो है भाषा की यही शर्त है कि उसमें से किसी ना किसी भाषा का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए देशीकरण में, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश की मदद करता है तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्र सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है अगर शत्रु देश की कोई मदद करता है, ठीक है? फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर क्या परिणाम होगा? तो नागरिकता रद्द कर दी जाती है, ठीक है? संविधान के प्रति अनादर दिखाने पर क्या होगा? नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये सब जानते रहना भाई। यदि कोई व्यक्ति जो है लगातार कितने वर्षों से भारत और के बाहर रहता है तो नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष या कुछ अपवादों को छोड़कर जो है 7 वर्ष ही माना जाता है कि 7 वर्ष से लगातार कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है या भारत से बाहर रह रहा है, लगातार, ये नहीं कि बीच में वो आ रहा, नहीं भाई, लगातार कोई 7 साल से रह रहा है तो उसकी जो है नागरिकता स्वतः भारत से समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेश में विवाह करती है तो क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? नहीं, जब तक वह स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ना ले ले। भाई अगर कोई भारतीय महिला है वो विदेश में जाकर जो है शादी करे तो वह जो है यहाँ की नागरिकता जो है समाप्त अगर वो करवाना चाहती है तो करवा सकती है, लेकिन तो अगर वो स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता नहीं लेती है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही यहाँ से समाप्त नहीं होती है। 1955 में नागरिकता अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो भाई टोटल 9 बार। 1955 से 1957 में हुआ, फिर 60 में हुआ, फिर 1985 में, फिर 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में।
ठीक है, इतनी बार जो है क्या हो चुका है भाई, संशोधन हो चुका है, ठीक है। पांडिचेरी या पुडुचेरी को भारत में शामिल करने पर वहां के निवासियों को नागरिकता किस आदेश के तहत दी गई थी? तो पांडिचेरी जो है नागरिकता आदेश 1962, पांडिचेरी नागरिकता आदेश जो है 1962 के तहत क्या किया गया था भाई, पांडिचेरी के लोगों को जो है भारत में नागरिकता दी गई थी, वहां के निवासियों को। नागरिकता अधिनियम 1886 के तहत जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए क्या नई शर्तें जोड़ेगी? भाई जो 1886 में हुआ था, 1986 में हुआ था, जन्म के आधार पर जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था, उसमें जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए क्या नई शर्तें जोड़ी गई? तो बच्चे के जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। भाई मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक है तभी जो है उसका जो है क्या किया जाएगा, जन्म के आधार पर उसको नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो जो है भारत का नागरिक नहीं होगा अगर वो भारत में जन्म ले लेता है, ठीक है? अगर कोई उनमें से है तो ही वो जो है जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा, ठीक है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शपथ पत्र किसे लेना अनिवार्य है? तो जो पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करता है। ओथ ऑफ एलिगेंस एलिगेंस, ठीक है? तो ये जो है किसे लेना अनिवार्य है? तो जो पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या है भाई, शपथ पत्र लेना अनिवार्य है, ठीक है? एनआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय। एनआरआई का जो है पूर्ण नाम क्या है? तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है एनआरआई का पूर्ण नाम है। एनआरआई कौन होते हैं भाई? वे नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, वे नागरिक क्या होते हैं? एनआरआई होते हैं, ठीक है? एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिन भारत से बाहर रहने पर कोई व्यक्ति जो है एनआरआई कहलाता है? तो 182 दिन से अधिक कोई व्यक्ति अगर जो है वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति जो है 182 दिन से अधिक जो है भारत के बाहर रह लेता है, तो वो क्या कहलाता है? एनआरआई कहलाता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाता है, यानी कि अनिवासी भारतीय कहलाता है। भाई उसकी नागरिकता समाप्त होने के बाद नहीं कहलाई जा रही, बस वो अनिवासी भारतीय कहलाएगा अगर वो 182 दिन से अधिक रह लेता है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है? जैसे मान लो अप्रैल से अप्रैल तक चलता है वित्तीय वर्ष, ठीक है? मार्च अप्रैल से जब भी चल रहा है, उसी के टाइम से जो है क्या किया जाएगा, अगर वो इन 1 सालों में जो 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहा तो वो अनिवासी भारत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनिवासी भारतीय कहलाएगा, ठीक है? नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। पीआईओ का पूर्ण नाम क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। पीआईओ का पूर्ण नाम क्या भाई? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है? पीआईओ कार्ड कब शुरू हुआ था? तो 1999 में शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि पीआईओ कार्ड कब शुरू हुआ था? तो 1999 में शुरू हुआ था। ओसीआई का पूर्ण नाम क्या है भाई? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो है सीमा पारी नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? ओसीआई कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ओसीआई कार्ड की जो है 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा, अगस्त 2005 में 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा ओसीआई कार्ड योजना की जो है शुरुआत हुई थी अगस्त 2005 में। ओसीआई कार्ड की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एल एम सिंघवी समिति ने। किसने की थी? एल एम सिंघवी सिंघवी एल एम सिंघवी समिति ने क्या किया था भाई कि ओसीआई कार्ड की सिफारिश की थी, ठीक है? पीआईओ और जो है ओसीआई कार्ड योजना का विलय कब किया गया? पीआईओ और ओसीआई कार्ड, यानी कि पीआईओ जो कार्ड था और जो ओसीआई कार्ड था, इनका आपस में विलय 2015 में कर दिया गया था, ठीक है? क्या ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में जो है दोहरी नागरिकता प्राप्त है? नहीं, या जीवन भर के लिए जो है वीजा की सुविधा है, दोहरी नागरिकता नहीं है ओसीआई कार्ड, ठीक है? क्या ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में मतदान करना? नहीं भाई। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में कृषि या बागान भूमि खरीदने का खरीद सकते हैं? नहीं भाई। क्या ओसीआई कार्ड धारक संवैधानिक पदों राष्ट्रपति या नहीं भाई? ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आने के लिए जो है वीजा की आवश्यकता होती नहीं, उन्हें आजीवन जो है मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है, ठीक है? पाकिस्तान और किस देश के नागरिकों को जो है ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जा सकता? तो बांग्लादेश। पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश के जो नागरिक हैं इनके लिए ओसीआई कार्ड जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है इसका कमेंट जल्दी से करो। भाई देखो नीचे दे दिया है यार, मैंने तो सोचा कमेंट तुम लोगों से करवाऊं। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी क्या हुए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1915 में गांधी जी कहाँ से लौटे थे भैया? तो गांधी जी जो है
दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी जो है इसी कारण से क्या हुआ था भाई 1915 में 9 जनवरी को, इसी कारण क्या मनाया जाता है इस दिन, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था 2003 में, पहला जो है कब मनाया गया था 2003 में। राष्ट्रमंडल नागरिकता यानी कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है राष्ट्रमंडल नागरिकता कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रमंडल नागरिकता के प्रावधान को जो है किस संशोधन द्वारा, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। पीआईयू कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती थी, तो भाई 15 वर्ष की होती थी। अब पीआईयू और जो है ओसीआई कार्डों को जो है आपस में जोड़ दिया है। ओसीआई कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती है, जीवन भर के लिए, ठीक है। क्या ओसीआई धारकों को जो है पुलिस के पास पंजीकरण कराना पड़ता है, नहीं, उन्हें छूट प्राप्त है ओसीआई कार्ड वालों को। क्या एनआरआई भारत में टैक्स चुकाते हैं, हाँ, भारत में अर्जित आय पर जो है एनआरआई जो है क्या चुकाते हैं भाई, टैक्स चुकाते हैं। क्या एनआरआई चुनाव में जो है उम्मीदवार बन सकते हैं, हाँ, क्योंकि वे भारतीय नागरिक होते हैं भाई एनआरआई। एनआरआई भारत में मतदान कर सकते हैं, हाँ, सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार जो है एनआरआई भारत में मतदान कर सकते हैं। सीए का पूरा नाम क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या है भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए का पूरा नाम है। सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित हुआ, तो भाई 2019 में पारित हुआ। सीए 2019 में लोकसभा से कब पारित हुआ, तो जो है 9 दिसंबर 2019 को, 9 दिसंबर 2019 को सीए जो है लोकसभा से पारित हुआ था। सीए 2019 राज्यसभा से कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर। 9 को जो है भाई लोकसभा से, राज्यसभा से जो है 11, और जो 12 दिसंबर को क्या मिल गई थी भाई, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। और जो है भाई 2019 में पूरे देश में जो है सीए 2019 पूरे देश में आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ, तो 10 जनवरी 2020 को। इसके नियम जो है 11 मार्च 2024 को अधिसूचित हुए। इसके नियम कब हुए भाई अधिसूचित, तो 11 मार्च 2024 को अधिसूचित हुए, लेकिन जो है 10 जनवरी 2020 को क्या हुआ था भाई, आधिकारिक रूप से लागू हो गया था, लेकिन जो है इसके नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित हुए थे, ठीक है। सीए 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था, 3 पड़ोसी देश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देना। कौन से देश थे भाई 3, वो पाकिस्तान था, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सीए 2019 के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है, तो भाई 6 समुदायों को, कितने भाई, 6 समुदायों को जो है शामिल किया गया है सीए 2019 के तहत। वे अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं, तो वही हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो है ये से 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो है ये 6 समुदाय हैं, जिनको क्या है भाई कि ये प्राप्त है प्रावधान के 2019 में जो सीए एक्ट पारित हुआ था संसद और जो है लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके तहत जो इनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। सीए 2019 में किस धर्म के लोगों को इस विशेष प्रावधान से बाहर रखा गया, तो मुस्लिम, क्योंकि भाई ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सीए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है कट ऑफ डेट क्या रखी गई थी, तो 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 जो है क्या रखी गई थी भाई, कट ऑफ डेट रखी गई थी तहत जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इसका क्या अर्थ है, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए इन 6 समुदायों के लोगों को जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी भारत में आए हुए हैं ये 6 समुदाय के लोग हैं, इनको क्या नहीं माना जाएगा भाई, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। सीए 2019 के तहत इन प्रवासियों के लिए जो देशीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि 11 वर्ष से घटाकर जो है भाई कितनी कर दी गई थी भाई, 5 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई भाई, 5 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अवैध प्रवासी की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई थी, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया गया था, अवैध प्रवासी की जो है परिभाषा दी गई थी। अवैध प्रवासी कौन होते हैं, वे वैध दस्तावेजों जैसे वीजा, पासपोर्ट के बिना भारत आए और या अवधि समाप्त होने के बाद भी ये लोग रुके हैं, उनको जो है अवैध प्रवासी कहा जाता है, ठीक है।
सीए 2019 के प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते? तो भाई छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सीए 2019 के जो है प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते? तो भाई छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो छठी सूची में जो शामिल क्षेत्र हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन पर जो है सीए 2019 का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, सीए 2019 के प्रावधान किस व्यवस्था वाले राज्यों पर लागू नहीं होते? तो इनर लाइट परमिट यानी कि आईएलपी वाले राज्यों पर जो है नहीं लागू होते, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, इन राज्यों पर जो है लागू नहीं होते। ऐसे लाइन से सब है ना, तो यहाँ पर जो है लागू नहीं होते हैं। ठीक है, सीए 2019 के प्रावधान किस व्यवस्था वाले राज्यों पर लागू नहीं होते? तो इनर लाइट परमिट यानी कि आईएलपी वाले राज्यों पर नहीं लागू होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। सीए का विरोध संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लंघन के आरोप पर सबसे ज्यादा हुआ था? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। सीए का विरोध जो है संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लंघन के आरोप में जो है सबसे ज्यादा हुआ था? तो अनुच्छेद 14 जिसमें जो है क्या कहा गया? विधि के समक्ष जो है समानता, मतलब कि सबको समान रूप से जो है हमारे यहाँ दिया जाएगा प्रावधान, ये सब कुछ जो है विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई। इसी कारण से क्या हुआ था? सीए का विरोध जो है हुआ था। ठीक है, कि ये तो समानता है ही नहीं भाई, इसी कारण से इसका विरोध हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू होने पर जो है पहले किस राज्य की विधानसभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो केरल राज्य ने क्या किया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू होने पर जो है सबसे पहले राज्य की विधानसभा ने जो है इसे जो है इसके खिलाफ क्या किया था? प्रस्ताव जो है पारित किया था। एनआरसी का पूरा नेम क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत में पहली बार एनआरसी कब तैयार किया गया था? तो 1951 की जनगणना के बाद एनआरसी तैयार किया गया था। भारत में पहली बार एनआरसी कब तैयार किया गया था? तो 1951 की जनगणना के बाद पहली बार एनआरसी तैयार किया गया था। भारत में पहली बार एनआरसी कब तैयार किया गया था? तो 1951। भाई वही क्वेश्चन फिर दे दिया। हाल ही के वर्षों में एनआरसी को किस राज्य में अपडेट किया गया? तो असम में। असम में जो है एनआरसी को जो है अपडेट किया गया। हाल ही के वर्षों में एनआरसी को किस राज्य में अपडेट किया गया है? तो वह जो है असम में अपडेट किया गया। ठीक है, असम में एनआरसी अपडेट करने का आदेश किस डेट के किस मॉफ डेट आदेश किया था? एक सेकेंड, असम में एनआरसी अपडेट करने का आदेश जो है किसने और किस डेट को आदेश दिया था? एक सेकेंड भाई, किस फॉर ये समझ में नहीं आ रहा है। आदेश जो है डेट भाई दो बार दे दिया। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको क्रॉस करो, अब पढ़ो। असम में एनआरसी अपडेट करने का डेट आदेश किसने दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या किया था? असम में एनआरसी अपडेट करने का जो है सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। असम की जो है वी अंजिल अंतिम एनआरसी सूची कब प्रकाशित हुई थी? तो यानी कि एक सेकेंड भाई, ये लोग क्या किए? रुक जाओ भाई, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। अब देखो, असम की जो है अंतिम एनआरसी सूची कब प्रकाशित हुई थी? 31 अगस्त 2019 को असम की जो है क्या हुई थी भाई? पहली बार क्या हुई थी? यहाँ पर जो है पहली बार कह रहा हूँ, सॉरी। असम की जो है एनआरसी सूची कब प्रकाशित हुई? तो 31 अगस्त 2019 को। कब हुई थी? 31 अगस्त 2019 को जो है ये हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? यदि किसी व्यक्ति का नाम एनआरसी में नहीं है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो विदेशी ट्रिब्यूनल में। विदेशी ट्रिब्यूनल में वो क्या कर सकता है भाई? अपील कर सकता है। अगर जो है उसका क्या नहीं है भाई, उसका जो है विदेशी एनआरसी में नाम नहीं है, एनआरसी में अगर उसका नाम नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? तो भाई विदेशी ट्रिब्यूनल में जो है
अपील कर सकता है, ठीक है। विदेशी ट्रिब्यूनल एफटी में अपील करने की समय सीमा क्या होती है? तो भाई 120 दिन होती है। क्या होती है भाई? 120 दिन जो है विदेशी ट्रिब्यूनल में जो है अपील करने की समय सीमा होती है। यदि किसी व्यक्ति का नाम जो एनआरसी में नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? तो विदेशी ट्रिब्यूनल में। असम समझौते के तहत नागरिकता के प्रावधान नागरिकता अधिनियम की किस धारा में जोड़े गए थे? तो धारा 6 में, ठीक है। असम समझौते के तहत जो है नागरिकता के प्रावधान नागरिकता अधिनियम की जो है किस धारा में जोड़े गए थे? तो धारा 6A में जोड़े गए थे असम समझौते के तहत नागरिकता के प्रावधान जो है नागरिकता अधिनियम की, ठीक है। असम समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह जो है 1985 में राजीव गांधी की सरकार के टाइम में, 1985 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उस टाइम क्या हुआ था? असम समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है। एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का पूर्ण नाम है। एनपीआर और एनसीआर में मुख्य क्या अंतर है? एनपीआर में जो है देश के सभी सामान्य निवासी यानी कि नागरिक और विदेशी का डेटा होता है, और जबकि एनसीआर केवल नागरिकों का, एनसीआर केवल नागरिकों का होता है। लेकिन एनपीआर क्या होता है भाई? इसमें जो है भारतीय नागरिकों का और विदेशी नागरिक जो भी हैं उनका दोनों का डेटा लिया जाता है एनपीआर में, ठीक है। एनपीआर के लिए जो है सामान्य निवासी किसे माना जाता है? जो व्यक्ति किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले 6 महीने से रह रहा हो या पिछले 6 महीने रहने का इसका इरादा रखता हो तो उसको एनपीआर कहा जाता है, एनपीआर माना जाता है, ठीक है। एनपीआर का डेटा पहली बार कब एकत्र किया गया था? 2010 में। 2010 में तो एकत्र किया गया था, लेकिन 2011 की जनगणना के साथ जो इसको लाया गया था, ठीक है, एनपीआर का डेटा। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनसीआर किस धारा के तहत तैयार किया जाता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो है 14A के तहत, 14A के तहत जो है इसको जो है क्या किया जाता है? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किस धारा के तहत तैयार किया जाता है? यानी कि एनआरसी जो है वो किस धारा के तहत? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो है 14A के तहत इसे जो है 2003 में जोड़ा गया था। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकों के जो है समापन का सिद्धांत किस विचारधारा पर आधारित है? तो राज्य के प्रति जो है पूर्ण निष्ठा पर आधारित है, ठीक है। क्या भारतीय नागरिक को बिना सरकार की अनुमति के विदेशी सम्मान या उपाधि लेने का अधिकार है? नहीं। अनुच्छेद 18 के तहत जो मनाही की भारतीय नागरिकों को बिना सरकार की अनुमति के जो है विदेशी सम्मान या उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों को बिना सरकार की अनुमति के विदेशी सम्मान या उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। ये किसमें भाई? अनुच्छेद 18 के तहत मनाही। अनुच्छेद 18 में जो है ये मनाही की गई है कि भारतीय जो नागरिक हैं वो किसी भी विदेश से सम्मान या उपाधि नहीं ले सकते बिना सरकार की जो है अनुमति लिए बगैर, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट जारी करने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो विदेश मंत्रालय के पास जो है पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है। भारत में जो है संविधान में शरणार्थी शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो पूरे संविधान में कहीं भी जो है शरणार्थी शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में शरणार्थी शब्द का उल्लेख देखने को हमें पूरे संविधान में कहीं पर नहीं मिलता है। क्या भारत ने जो है 1951 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था? भाई नहीं किया था। यूएन जो है रेफ्यूजी कन्वेंशन में जो है क्या भारत ने साइन किया था 1951 में जो हुआ था राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जो है शरणार्थी सम्मेलन में? नहीं भाई, इसमें शामिल हुआ था लेकिन भाई साइन नहीं किया था। क्या भारत सरकार जो है विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर सकती है? हाँ, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत क्या कर सकती है भाई? या जो है निर्वासित कर सकती है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म लेने वाले बच्चे के लिए जो है एक नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी ना होना अनिवार्य कब कर दिया गया? तो 2003 में। 2003 में क्या कर दिया गया? एक नागरिक और दूसरा जो है अवैध प्रवासी ना होना ये जो है अनिवार्य कर दिया गया जन्म लेने वाले नागरिकता वाले बच्चों के लिए। जैसे मतलब एक अवैध प्रवासी ना हो पिता, और जो है क्या भाई, और जो है एक नागरिक उसमें से होना चाहिए, ठीक है। पिता या माता भी कोई भी अवैध प्रवासी ना हो, उसमें से जो है एक ना एक व्यक्ति क्या हो भारत का नागरिक हो, तभी जो है उसको नागरिकता मिलेगी। ये किसके तहत? तो किस संशोधन के द्वारा? तो किस संशोधन के द्वारा? तो 2003 के द्वारा, ठीक है। शत्रु देश का नागरिक किसे कहते हैं? जिस देश के साथ जो है भारत का युद्ध चल रहा हो। मित्र देश का नागरिक भारत के अलावा अन्य देश के नागरिक जिनके साथ जो है भारत का शांतिपूर्ण संबंध हो। क्या शत्रु देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से संरक्षण प्राप्त है? नहीं भाई। अनुच्छेद 22 के तहत क्या है भाई? शत्रु देश के नागरिकों को जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी से जो है संरक्षण नहीं प्राप्त है अगर शत्रु देश है, ठीक है। किसी विदेशी को जो है भारत में नागरिकता देने का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? गृह
मंत्रालय के पास होता है किसी भी भारतीय को नागरिकता देने का अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय के पास यानी कि भारत सरकार के पास। क्या कोई भारतीय नागरिक युद्ध काल के दौरान अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है? नहीं, सरकार इसे रोक सकती है। कोई भी भारतीय नागरिक जो है युद्ध काल के दौरान अपनी नागरिकता त्याग नहीं कर सकता है। क्या नागरिकता त्यागने वाले व्यक्ति को नाबालिग बच्चों की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? क्या अगर जो नागरिकता त्याग रहा है व्यक्ति जो है उसके नाबालिग बच्चे हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो नाबालिग, क्या उनकी जो है समाप्त हो सकती है नागरिकता? तो हाँ भाई, उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। लेकिन 18 वर्ष होने पर जो है वे इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है? भारत के संविधान में जो है नागरिक शब्द किस अनुच्छेद में जो है परिभाषित किया गया है? तो संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, केवल यह बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो है नागरिक कौन होगा ये जो है बताया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? नागरिकता शब्द के लिए जो है कोई भी परिभाषित या कोई भी परिभाषा नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है? क्या भारत में रह रहा कोई भी विदेशी अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट याचिका दायर कर सकता है? हाँ, यदि उसके जो है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का हनन हो। अनुच्छेद 21 का जब हो यानी कि उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो तो भाई वो क्या कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट याचिका जो है दायर कर सकता है यदि उसके जो है जीवन दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का हनन हो, ठीक है? विदेशी शब्द की परिभाषा किस कानून में दी गई है? तो विदेशी अधिनियम 1946 में विदेशी शब्द की परिभाषा जो है भाई, वह जो है किस कानून में दी गई? तो विदेशी अधिनियम जो 1946 में दी गई हुई है। विदेशी शब्द की परिभाषा किस कानून में दी गई? तो इसी में दी गई। अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाने वाली पहली संसद प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1952 में जो है गठन हुआ था जो है अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाने वाली पहली संसद का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है? क्या विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह करती है, वह तुरंत भारत की नागरिक बन जाती है? नहीं, उसे पंजीकरण के लिए जो है 7 वर्ष भारत में रहना होता है। क्या गोद लिए गए विदेशी बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती है? हाँ, पंजीकरण के माध्यम से गोद लिए गए जो है विदेशी बच्चे को क्या मिल सकती है भाई? भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक है? क्या भारत का कोई मानद नागरिकता का प्रावधान है? नहीं, भारत में ऐसा कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है हमें, ठीक है? मानद, ठीक है? मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता किसके माध्यम से मिली थी? तो देशीकरण के द्वारा 1951 में। 1951 में देशीकरण के द्वारा जो है मदर टेरेसा को क्या मिली थी भाई? भारत की नागरिकता मिली थी। 1951 में भारत की नागरिकता मदर टेरेसा जी को किस प्रकार से मिली थी? देशीकरण के द्वारा। अदनान सामी गायक जो थे उनको भारत की नागरिकता किस आधार पर मिली? तो देशीकरण के द्वारा कला के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए देशीकरण के द्वारा जो है अदनान सामी गायक जो थे उनको भारतीय नागरिकता मिली थी। क्या भारत सरकार देशीकरण की शर्तों में छूट दे सकती है? हाँ, कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान होने पर क्या कर सकती है? भारत सरकार जो है देशीकरण की शर्तों में छूट दे सकती है। क्या भारत सरकार देशीकरण की शर्तों में छूट दे सकती है? हाँ, कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान होने पर क्या कर सकती है? भारत सरकार देशीकरण की शर्तों में छूट दे सकती है। भारत में नागरिकता प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं। पासपोर्ट और नागरिकता में क्या अंतर है? नागरिकता क्या है भाई? वैधानिक अधिकार है, जबकि पासपोर्ट क्या है? विदेश यात्रा के लिए जो है सरकार द्वारा जारी दस्तावेज है। क्या भारत में राज्य सरकारों के पास नागरिकता देने या छीनने का अधिकार है? नहीं भाई, यह पूरा जो है पूरी की पूरी तरह जो है केंद्र का विषय है, जो है राज्य इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारत का नागरिक वह है जो भारत के प्रति निष्ठा रखता है। यह भावना किस अनुच्छेद में नहीं है? तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 है जो मौलिक कर्तव्य भाई, सॉरी मैंने 15 लिख दिया भाई। अनुच्छेद 51 ए जो है इसमें जो है निहित है कि क्या भाई? अनुच्छेद 51 में कि वह भारत का नागरिक वह है जो भारत के प्रति निष्ठा रखता है, वही जो है भारत का नागरिक है। ये मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है? सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि इन देशों का जो है राज्य धर्म इस्लाम है, जहां गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक उत्पीड़न मामले सामने आए। इसी कारण से सीए में जो है इन्हीं लोगों को चुना गया था, ठीक है? सीए के तहत जो है नागरिकता के लिए जो है आवेदन
करने की प्रक्रिया कैसी है, तो पूरी तरह ऑनलाइन या वेब पोर्टल के माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी क्या है भाई? अभी इनर लाइन परमिट ऊपर हमने देखा था ना, वहाँ पर जो है सीए 2019 लागू नहीं होता है। तो यह भारत सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित राज्य में प्रवेश की जो है अनुमति देता है। यह क्या है भाई? यह भारत सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो किसी भारतीय जो नागरिक हैं, जो किसी भारतीय नागरिक को क्या करता है, संरक्षित राज्य में, जो संरक्षित राज्य है उनमें प्रवेश करने की अनुमति देता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हो गए। इन राज्यों में क्या करता है भाई, आईएलपी जो है, ये आईएलपी वाले राज्य हैं, इनर लाइन परमिट वाले। इनमें जो है क्या करेगा, भारत सरकार अगर किसी को भेजेगा तो इनर लाइन परमिट के जरिए जो है भारतीय नागरिकों को संरक्षित राज्य में प्रवेश की अनुमति देगा। ठीक है, यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत छीनी जा सकती है, तो अनुच्छेद 9 के तहत। नागरिकता प्राप्ति के लिए जो आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाता है, तो जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा किया जाता है, जो इसे गृह मंत्रालय को भेजता है। नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जाता है, जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट कार्यालय में। ठीक है, भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, तो नागरिकता फॉर्म यानी कि त्याग फॉर्म जो होता है उसको भरना पड़ता है। क्या जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को जो है कभी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? नहीं, केवल पंजीकरण या देशीकरण वालों को जो है वंचित किया जा सकता है, लेकिन जो है ऐसे जन्म से कोई है उनको जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं कह दिया जाए, जाओ तुम्हारी नागरिकता समाप्त, ऐसा नहीं किया जा सकता। केवल जो पंजीकरण और देशीकरण वाले व्यक्ति हैं उनको जो है वंचित किया जा सकता है। 144 यहाँ हो गए भाई, और ऊपर जो है, ऊपर इसमें देखो ऐड हो गया था, उसमें क्वेश्चन संख्या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो, किस समिति की रिपोर्ट पर ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया यानी कि ओसीआई का कार्य शुरू हुआ था, तो ये तो बताया भाई। 1955 में नागरिकता अधिनियम 2005 का संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ओसीआई कार्ड योजना लागू करने से। ओसीआई कार्ड योजना लागू करने से 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था उसमें 2005 में संशोधन हुआ था। भारत के जो है संविधान की किस अनुसूची का संबंध जो है सीधे तौर पर नागरिकता से, तो जो है किसी भी अनुसूची का नहीं भाई। नागरिकता का वर्णन केवल भाग 2 में देखने को मिलता है, कोई भी अनुसूची नागरिकता से संबंधित नहीं है। विदेशी ट्रिब्यूनल यानी कि एफटी किस कानून के तहत काम करती है, तो विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964। विदेशी ट्रिब्यूनल क्या भाई, आदेश 1966 के तहत विदेशी ट्रिब्यूनल जो है ये काम करती है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं है, ना ही भारत का है, उसे क्या कहा जाता है, तो राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन कहा जाता है। जो किसी भी देश का नागरिक नहीं है और ना ही भारत का है, मतलब वो कहीं का नागरिक नहीं है भाई पूरे विश्व में, तो उसे क्या कहा जाएगा, राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में नागरिकता का अंतिम स्वरूप कैसा होगा, तो पूर्णतः राष्ट्रीय स्तर का होगा, राज्य स्तर का कोई नागरिकता नहीं होगा। ये जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। ठीक है, तो आज के लिए बस भाई इतना ही। और नागरिकता आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को पूर्णतः समझ में आ गई होगी, और नागरिकता से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप सभी लोग उनके धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। थैंक यू सो मच।